नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। बतौर विषय विशेषज्ञ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर जी को। आप एमडी हैं NRML के। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, जैसे कि आज का विषय है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम क्या है और किस तरह से ये संचालित होता है। इसमें जैसे जो कार्यक्रम का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जैसे नाम इंगित कर रहा है, ये रोजगार सृजन के बारे में कार्यक्रम है। हम सब लोग जानते हैं कि रोजगार का सृजन तभी हो सकता है कि अगर नए उद्यम लगाए जाए। तो ये जो योजना है, किसी भी नागरिक अगर रोजगार का उद्यम लगाना चाहेंगे तो उसको ऋण प्रदान करने के लिए और उसमें सब्सिडी देने का ये कार्यक्रम है। कोई भी जो व्यक्ति है जो 18 साल पूरे किए हैं उसके लिए ये कार्यक्रम है। उसमें दो प्रकार के लिए लोन मिलता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का कोई उसको बिजनेस लगाना हो या सर्विस सेक्टर का कोई बिजनेस उसको चालू करना हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का कोई काम वो करना चाह रहा है तो उसके लिए 25 लाख तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाता है। अगर सर्विस सेक्टर का कोई वो काम करना चाह रहा है तो 10 लाख तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ऋण प्रदान करके और उसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस तरह से उद्यम को विकसित करने का ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जो भी आनुषंगिक उसको आवश्यकताएं होगी उसको भी उद्योग विभाग द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कहा गया है। ये केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। सर, जैसे अभी आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य और सर्विस सेक्टर के कार्य किए जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के तहत क्या क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या क्या आप लोगों के योजना में इसके तहत कार्य होते हैं? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे कार्य, यानी जो भी आप काम करना चाहिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ 2-3 क्राइटेरिया की पाबंदी है, खास तौर पे नशीले पदार्थ या अन्य जो समाज के लिए विघातक कोई भी चीज़ें हो वो उसकी पाबंदी छोड़ते हुए बाकी सभी काम किए जा सकते हैं। जैसे हम जिला स्तर पे खास तौर पे और देखते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक बनाना हो, फैब्रिकेशन के वर्क हो जिसको बहुत पैमाने पे लिया जाता है। आटा चक्की भी बहुत सारे लोग लेते हैं। सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें कि कौन कौन से सर्विसेज गांव स्तर पे या जिला स्तर पे बहुत पॉपुलर है, तो खास तौर पे टेंट या वो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम करना चाहते हैं। अन्य इसमें जैसे मैंने कहा कोई पाबंदी नहीं है। आप जो भी समय के अनुसार जो भी उद्यम लगाना चाहे तो उसको आप सब लगा सकते हैं। पोहा हो, छोटा राइस मिल हो, इस तरह के काम भी पोहा मिल, छोटा राइस मिल या कोई भी अन्य मिल भी आप लगा सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हर राज्य सरकार के कुछ कोर उद्योग विभाग द्वारा कोर बिजनेस रखे जाते हैं जिसमें और सपोर्ट प्रदान किया जाता है। उसमें अगर हम काम करेंगे तो राज्य सरकार का अन्य अनुदान भी मिलता है। सर, ये तो आपने उद्योग की बात करी कि जैसे पोहा उद्योग हम लगा सकते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक का कार्य हम कर सकते हैं, दूसरे भी आटा चक्की के कार्य, दाल चक्की वगैरह, दाल पीसने वाला काम, ये सब भी पोहा उद्योग भी हम लगा सकते हैं। तो क्या इसके अलावा यदि कोई महिला है या कोई एक लड़की है जो 18 साल से ऊपर की हो गई है, वो अपना कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाह रही है, कुछ लोग हैं जो बेकरी से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं वो दुग्ध वाला डेयरी प्रोडक्ट के कार्य करना चाह रहे हैं, तो क्या आपके इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत क्या इसमें भी उन लोगों को लाभ मिलता है? बिल्कुल, यानी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें महिलाओं के लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान है, लेकिन ये सभी जो उद्यम है बिल्कुल सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैं महिलाओं के लिए और भी बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को ही लोन दिया जाएगा। कोई महिला समूह भी अगर बना होगा तो वो भी अपने समूह के नाम पे ले सकता है। कोई सोसाइटी भी बनी है तो भी वो अपने सोसाइटी के नाम पे भी लोन ले सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसी संस्था भी लोन ले सकती है। इसमें मैं फिर से इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें 2 क्राइटेरिया है। सर्वसाधारण पुरुष, उसके लिए जो स्वयं का अनुदान रहता है, यानी उसका खुद का पैसा जितना लगाना है वो 10% उसके ऋण के आवश्यक है। लेकिन जो अन्य कैटेगरी है, यानी उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जैसे आपने कहा महिला, अगर भूतपूर्व सैनिक है वो,
कोई दिव्यांग भी है वो, इनको स्वयं का ऋण का जितना भी ऋण चाहिए उसमें 5% खुद का अनुदान लेना रहता है। अच्छा। इसमें उद्योग विभाग द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है वो भी अलग है। सर्वसाधारण पुरुष के लिए अगर वो शहरी क्षेत्र में रह रहा है तो 15% तक का जो है सब्सिडी दिया जाता है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है उसको उनको 25% तक की सब्सिडी उद्योग विभाग द्वारा दी जाती है। जो अन्य कैटेगरीज है ST SC महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में यही प्रवर्ग के लोग अगर है तो उनको 35% तक की सब्सिडी उद्योग विभाग द्वारा दी जाती है। इसमें जो है जिला स्तर पे कलेक्टर इस पूरे समिति के अध्यक्ष रहते हैं। जो भी प्रपोजल जाते हैं उसमें एक कमेटी गठित की रहती है, उसमें स्क्रूटिनियों के फाइनल होते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहे, महिला हो या कोई समूह हो, और हमारे सभी जो लोग हो, तो वो बैंक में भी जाके उनके प्रपोजल दे सकते हैं। किंतु जिला स्तर पे जो DIC जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो वहाँ जाके अपने प्रपोजल सबमिट आप सभी लोग कर सकते हैं और इसमें सभी प्रकार की सहायता है वो प्रदान की जाती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग और अन्य वर्गों के लिए अलग अलग तरह की सब्सिडी आप इस कार्यक्रम में, इस योजना के तहत आप करते हैं। तो ये बताइए कि आपने सबसे कम उम्र इसके लिए 18 वर्ष बताई है कि कम से कम 18 वर्ष की उम्र इनको पार करना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बेरोजगार है, उसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है और इस उम्र में आके वो चाह रहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ उठाऊं और मैं भी अभी इस योजना में कुछ ना कुछ उद्योग लगाऊं, तो क्या उसे सब्सिडी मिल पाएगी? बिल्कुल। इसमें जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ इतना ही है कि उसने मिनिमम 18 साल की उम्र पार किया होना रहेगा। उसमें कितना ज़्यादा उम्र है उसके बारे में कुछ नियम ने उल्लेख नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि सभी के लिए वो अवेलेबल है। बहुत बार हम सोचते हैं कि सरकारी योजना में कोई पाबंदी होगी या उम्र की कोई सीमा होगी, तो मैं सभी हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और उद्यम जो आप कोई भी बिजनेस करना चाहे उसके लिए भी कोई उम्र नहीं होती। आप बिल्कुल इस योजना का लाभ अपने उम्र के किसी भी पड़ाव पे ले सकते हैं। जी सर, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा और हमारे सेंट्रल के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं ऐसी संचालित की जाती हैं जो बेरोजगारों को और ऐसे बच्चों को जो अपने स्वयं पर आत्मनिर्भर हो सकें, अपना कार्य कर सकें, उसके लिए तरह तरह के लिए मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। मगर एक आम आदमी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं हासिल कर पाता और जानकारी के अभाव में वो उस चीज़ को नहीं अवेल कर पाता, मतलब उसको उपयोग नहीं कर पाता। तो जैसे इस योजना का अगर लाभ लेना है किसी भी एक आम आदमी को, तो सबसे पहले मैं इसका प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति कहाँ जाकर किससे मिले और या किसके तहत वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कैसे करे कि वो एक उद्योग लगा सके या फिर एक अपना स्वयं का कुछ रोजगार चला सके। इसमें सबसे पहले जो भी इसका लाभ लेना चाहेंगे तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि अपने जिला या गांव या शहर के क्षेत्र पे थोड़ा एक अनुमान लगाए कि इस क्षेत्र में अपने लिए कौन से उद्योग की आवश्यकता है और किसमें हमको ज़्यादा मुनाफा या फायदे की गुंजाइश बन रही है। बहुत बार जो भी हमारे पास लोग आते हैं कि हमको कुछ उद्योग लगाना है और बाकी किस तरह का उद्योग करना है उसके बारे में जानकारी या थोड़ा अभाव होता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि थोड़ा खुद के स्तर पे अगर हम एनालिसिस कर ले कि किस तरह का उद्योग हमको खुद को लगाना चाहिए जिसमें हमको बिजनेस प्राप्त होगा, तो फिर विभाग के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर भी जो मैं कहना चाहूँगा कि हम जिला स्तर पे अगर देखें तो बहुत सारे उद्योग, जैसे हमने ये कहा, बहुत पॉपुलर है, उनको अगर हम करेंगे खासतौर पे हमारे जो भी क्षेत्र है उसमें वो आगे आ सकते हैं। अगर उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हमारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र है, उसमें GM जनरल मैनेजर पोस्ट के लोग रहते हैं और उनका एक पूरा अमला वहाँ पे बैठा रहता है, वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पे पूरा जानकारी भी और हमारे सभी अधिकारी लोग बिल्कुल आपको पूरा जानकारी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इसके बारे में
आपको आपके क्षेत्र में कौन सा उद्योग आपको लाभदायी रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। और हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो जो लोग अपना उद्योग लगाना चाह रहे होंगे या जो आत्म स्वावलंबी बनना चाह रहे होंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। सर, ये तो आपने बताया कि किस तरह से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसकी सब्सिडी कहाँ से मिलेगी और कितनी मिलेगी, मतलब हम किस तरह से इसको ले सकते हैं, इसमें किससे मिलना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए भी दो जगह पे हम कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट बैंक के थ्रू भी प्रकरण हमारे पास आ जाते हैं, या हमारा जो उद्योग विभाग की जो शाखा रहती है जिला स्तर पे, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, वहाँ पे भी प्रपोजल रख सकते हैं। जब भी आपका प्रपोजल रहता है उसको सबमिट होके हर जिले को कुछ टारगेट दिए रहते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये मिनिमम टारगेट रहता है, यानी उसका मतलब ये नहीं कि उतने ही लोगों को मिलेगा, बल्कि उसका मतलब ये है कि इतने लोगों को मिनिमम देना ही है। तो उसमें कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं रहता कि इतने कम लोगों को देना है। जिला स्तर पे ज़्यादा लोगों को देने का उसमें टारगेट रहता है। तो उसका जो समिति है जिला स्तर पे, इस योजना के अंतर्गत एक समिति बनी है, उसके कलेक्टर अध्यक्ष रहते हैं। वो समिति के सभी मेंबर्स एक दिन मीटिंग रखा जाता है। अच्छा, वो निर्णय लेते हैं? वो निर्णय लेते हैं। जो भी लाभार्थी है या जो ऋण लेना चाह रहा है वो व्यक्ति भी स्वयं उपस्थित रहता है। अगर किस प्रकार का क्वेश्चन या जानकारी उसको पूछना हो तो उनको पूछा जाता है और उसमें फिर निर्णय लिया जाता है। लगभग सभी लोगों का उसमें ऋण पास हो जाता है, बशर्ते उन लोगों ने पुराना कोई ऋण न लिया हो। वही एक मुझे लगता है कि मेजर कारण बहुत बार रहता है कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। अन्यथा इस स्कीम के अंतर्गत बहुत ही लीनियंट और अच्छी स्कीम है, सभी को फायदा प्रदान किया जाता है। ऋण तो आपको बैंक द्वारा दिया जाता है, बैंक का भी उसमें टाइप रहता है, किंतु जो आपको सब्सिडी मिलनी है, जैसे मैंने क्राइटेरिया भी बताए थे कि किस प्रकार की सब्सिडी मिलेगी, वो हमारे उद्योग विभाग द्वारा आपको सब्सिडी प्रदान की जाती है, वो आपके बैंक खाते में चली जाती है। जी सर, ये इसमें जो आपने बताया कि ऋण तो मिल जाता है हमें बैंक के द्वारा, या फिर जो आप बता रहे थे कि वहाँ जाके उद्योग विभाग में जाके संपर्क करने से वो पूरी जानकारी दे देते हैं, ये बताइए कि स्वयं का भी कुछ निवेश करना पड़ेगा? हाँ, इसमें बिल्कुल स्वयं का निवेश उसमें है। इसमें भी पूर्व की भांति उसमें दो क्राइटेरिया में स्वयं का निवेश की स्थितियां हैं। अगर वो सर्वसाधारण पुरुष है तो उसको 10% का स्वयं का अनुदान देना पड़ेगा, यानी मान लो पैसे लगाने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अधिकतम 25 लाख का ले रहा है तो 2.5 लाख रुपए स्वयं के लगाने पड़ेंगे। और अगर वो अन्य कैटेगरी यानी SC ST, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग है तो उनको 5% का स्वयं का अनुदान लगाना पड़ेगा। मैं सभी हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी आपका प्रोजेक्ट या आपका जो भी बिजनेस प्लान या जो भी आप प्रपोजल देंगे उसमें आपको जमीन का कोई भी प्रकार का कॉस्ट या सब्सिडी शासन और इस योजना अंतर्गत नहीं दी जाती। वो अपने स्तर पे ही आपको मुहैया कराना रहता है। वो बात बहुत सारे हमारे दर्शक जानते नहीं है, वो भी एक कारण रहता है कि उसमें यानी जमीन क्रय करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का लोन इस योजना अंतर्गत नहीं दिया जाता है। वो एक विशेष बात है। इसमें मैं एक बात थोड़ा छूट गई थी, इसमें अगर 8वीं पास है तो सभी यही क्राइटेरियाज रहते हैं। अगर 8वीं पास नहीं है, कोई अगर हमारा लाभार्थी जो लाभ लेना चाहे, जो बहुत कम ऐसे लाभार्थी आजकल रहते हैं, तो उनको थोड़ा ऋण की जो मात्रा है यानी ऋण जो मिलना है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उनको भी लाभ मिलता है। यानी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी कोई सीमा नहीं है, तो उसका भी लाभ लोग ले सकते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि ग्रेजुएट या 12वीं पास कोई रहेगा, वैसा इस योजना अंतर्गत नहीं है। 8वीं पास के लिए ऋण पर्याप्त है, 8वीं पास नहीं होगा तो थोड़ी मात्रा कम हो जाती है। जी, मगर कोई भी किसी भी पढ़ाई वाले बच्चे और किसी भी उम्र वाले बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अगर मान लो आपका खुद की जगह नहीं है तो आप उसको खुद से आपको उसको लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपना जगह का एक तय करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको स्वयं का उद्योग लगाना पड़ेगा। जगह के लिए किसी तरह की कोई सब्सिडी
नहीं मिलती है। सर, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से इस योजना का ये कार्यक्रम संचालित होता है, किस तरह से कौन कौन इसके हितग्राही हो सकते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई उद्योग लगाया, उसे सब्सिडी के लिए पैसे भी मिल गए हैं, मगर उसको उसकी पूरी जानकारी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो ये ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, कितने दिन की होती है और कहाँ जाकर संपर्क किया जा सकता है? इसमें जो हमारे रोजगार सृजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग स्कीम्स रहे हैं जी। इसमें जो खास तौर पे इस स्कीम के अंतर्गत जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही कम समय का 7 दिन का रहता है। वो जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के द्वारा ही दिया जाता है। किंतु मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अन्य स्कीम्स भी है जिसके अंतर्गत आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे ग्रामीण विकास विभाग जो हमारा जिला पंचायत या जनपद पंचायत ऑफिस में जाके एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, उसमें रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। लगभग मतलब रहने की जगह भी आपको वहाँ पर मिलेगी है और 3 से 6 महीने के ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स रहते हैं। इसके बाद आपको मिनिमम 3 महीने का जो जॉब है वो जो भी प्रदाय करने वाली संस्था है ट्रेनिंग उनको देना मैंडेटरी है, तो वो भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रहते हैं। आप किसी भी जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इवन ग्राम पंचायत के ऑफिस में जाके भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे भी 15 दिन से 1 महीने तक के बहुत सारे ट्रेनिंग, यानी गाड़ी चलाने से लेके इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, इस तरह के भी ट्रेनिंग दिए जाते हैं। उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। इसके साथ एक PMKY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलती है। ये भी जिला स्तर पे ही उसको क्रियान्वयन किया जाता है। किसी भी सरकारी दफ्तर जैसे कलेक्ट्रेट हो, तहसील ऑफिस हो या जिला पंचायत में जाके आप इस ट्रेनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे उद्योग विभाग से भी बहुत सारे ट्रेनिंग समय समय पे प्लानिंग किया जाता है, उसको भी आप कर सकते हैं। अंत्य व्यवसायी जो हमारा एक विभाग है वहाँ पे भी ट्रेनिंग ली जाती है, जिसमें खास तौर पे सिलाई की ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। तो बहुत सारे विभागों से हम ट्रेनिंग लेके इसमें काम कर सकते हैं और उसमें पूरे विभाग द्वारा, अलग अलग विभाग द्वारा ट्रेनिंग मुहैया किया जाता है। जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलाया जाता है। तो शहरी क्षेत्र के दर्शकों को अपने जोन वार्ड के या नगर निगम या नगर पंचायत में ऑफिस में जाके आप शहरी क्षेत्र में भी इसी प्रकार के सभी ट्रेनिंग्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको इस उद्यम के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। मतलब जो गांव में है वो गांव में जाकर, ग्राम पंचायत में जाकर अपना जानकारी प्राप्त कर लें, और जो शहर में है वो शहर में जाकर अपने जो वार्ड हैं उस जगह पर जाकर अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। एक बात ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके अलावा भी क्या लोग किसी और तरह का अनुदान कहीं और से ले सकते हैं? बिल्कुल, यानी इसमें बहुत एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है ही, लेकिन बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। उसमें जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है बहुत ही अच्छी योजना। इसमें 3 प्रकार के लोन प्राप्त कर सकते, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। शिशु, किशोर और तरुण इस प्रकार के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी लोन के लिए, ऋण के लिए किसी भी प्रकार की कोलैटरल की या तारण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर आपका 50,000 तक कोई काम है तो आप 50,000 तक शिशु कैटेगरी में लोन आता है। अगर 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन चाहिए तो वो किशोर कैटेगरी में आता है, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख। लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे कि उनके लिए 10 लाख से ज़्यादा कुछ बड़ा उद्यम वो लगाना चाहते होंगे, तो उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भी अलग एक स्टैंड अप इंडिया इस तरह का केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है। स्टैंड अप योजना में 10 लाख से 1 करोड़ तक, यानी ये जो मुद्रा योजना में 10 लाख तक हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। स्टैंड अप योजना महिलाओं के लिए और SC ST समूह के लिए है। इसमें 1 करोड़ से 10 लाख से 1 करोड़ तक का आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा उद्यम करना चाह रहा है तो 1 करोड़ से जितना भी ज़्यादा अगर उसको चाहिए तो स्टार्टअप इंडिया इस तरह की स्कीम लॉन्च की गई है। अगर आप बहुत बड़ा कोई उद्यम लगाना चाह रहे होंगे तो आप स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी वर्गों के लिए अगर ऋण जो भी आवश्यकता होगी उनके आवश्यकता अनुसार
शासन द्वारा इस तरह की केंद्र शासन द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, तो अपने आवश्यकता के अनुसार हम उसका लाभ ले सकते हैं। ये बहुत सारे स्कीम्स में कोलेटरल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स जिसको बोलते हैं, उसकी एक सूची हमेशा प्रकाशित की जाती है। उस सूची को भी आप ध्यान दर्शकों को रखना होगा। तो राज्य शासन से फिर अलग कुछ व्यवस्थाएं भी की जाती है। तो उस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत फाइनेंसिंग की, क्योंकि उद्यम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उद्यम के लिए फाइनेंस का बहुत आवश्यकता होती है, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से ये स्कीम्स पीएमईजीपी के साथ साथ चलाई जाती है और जिला स्तर पे उसके कन्वर्जेंस करने के, यानी शासन से निर्देश है कि एक स्कीम्स अलग अलग नहीं चलाई जाएगी। ये बहुत सारी जो शासन की सभी स्कीम है उसको एक साथ क्लब करके लोगों को लाभ दिया जाएगा, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और विकसित हो सके। जी सर, अभी आपने ट्रेनिंग की बात करी कि अलग अलग उसके तहत ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनर होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, कौन होते हैं, कौन ट्रेनिंग देता है यहाँ पे? इसमें हर योजना के अंतर्गत जो ट्रेनर्स है बहुत ही क्वालिफाइड रहते हैं। जैसे दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना में जैसे मैंने कहा था, उसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज रहते हैं जिसको PIA कहा जाता है। तो ये जो बड़े इंडस्ट्रीज है या कोई संस्था है वो पार्टनर्स रहते हैं और उनके पूरा उनके जो PIA के उसमें बहुत सारे क्वालिफाइड MBA रैंक के ट्रेनर्स रहते हैं और उसका पूरा एक सिलेबस फाइनल रहता है और ये पूरा ऑनलाइन रहता है। यानी उनका इवन जो उनका क्लासेस है वो भी ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है, उनके प्लेसमेंट भी, उनको दी जाना हुआ ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी इस तरह से पूरा ऑनलाइन किया गया है। तो DDGK में वो बड़ी बड़ी संस्थाएं ट्रेनिंग देती है। अगर RCT जो मैंने कहा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बैंक द्वारा चलाई जाती है। आपके जिला स्तर पे एक नोडल बैंक रहती है, तो बैंक द्वारा ट्रेनर्स बहुत अच्छी तरह से अपॉइंट किए जाते हैं और सब बहुत सारे नेशनलाइज बैंक से रहते हैं, तो उनके यहाँ ट्रेनर्स अलग से अपॉइंट किए जाते हैं। जो हमारे राज्य स्तर से कोई स्कीम चलते हैं उसमें भी कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ को एम्पैनल किया जाता है, वो ट्रेनिंग करते हैं। इस तरह से अलग अलग स्कीम में बहुत ही क्वालिफाइड ट्रेनर्स रहते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि शासन स्तर पे 2 प्रकार के ट्रेनिंग रहते हैं। एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग, उसमें ITIs आते हैं। ये जो हम सब बात कर रहे हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग है, जिसको विभाग द्वारा, जैसे उद्योग विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। अगर किसी हमारे दर्शक को लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो ITIs या पॉलिटेक्निक इसमें एनरोल कर सकता है। उसके जो भी कोर्सेस, ट्रेड्स जिसको कहा जाता है, वो करने के बाद भी इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत वो लाभ ले सकता है। उसको उसके ट्रेड के अंतर्गत बिजनेस करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते यही कहना चाहूँगा कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये जो स्कीम है इसमें बहुत ही समस्या रहेगी, हम कर नहीं पाएंगे और हम आज नहीं कल करते हैं, इस तरह के सोचते हैं और थोड़ा मुझे लगता है कि शासन स्तर पे डरते हैं या थोड़ा घबराहट एक रहती है। तो मैं सभी हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस तरह की घबराहट आप रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पूरे शासन है आपके लिए ही ये बना है, ये जो स्कीम्स है ये भी आपके लिए बनी है। घबराहट छोड़ देना चाहिए और अगर उद्यम करना है, बिजनेस खास तौर पे बहुत अनसर्टन रहता है। हम सभी लोग सोचते हैं कि कहाँ पे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिली तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन बिजनेस भी मुझे लगता है कि आज के समय पे स्टार्टअप का ज़माना है, बहुत ही अच्छा ये है और कोई भी उद्योग कम या बड़ा नहीं होता। बहुत बार हम सोचते हैं कि बड़ा उद्योग ही ठीक रहता है। जो भी छोटे उद्योग आप देख रहे होंगे, अमेज़न हो या एप्पल हो, वो इतने छोटे उद्योग से चालू हुए हैं। तो मैं सभी हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक थोड़ी जो हम घबराहट रखते हैं उसको छोड़ देंगे और उद्यम को, बिजनेस को अगर आप कहते कि हमको करना है, स्टार्टअप करना है, तो बिल्कुल आपके नज़दीकी जो यानी आप जिस जिले में डोमिसाइल हो उस जिले के व्यापार एवं उद्योग केंद्र में आप बिल्कुल कल ही विजिट कीजिए। वहाँ से आपको सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसके अंतर्गत आप अपना जो एक बिजनेस का जो एक प्रथम चरण है वो आप रख सकते हैं। जी,
क्षीरसागर जी, आप हमारे बीच आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।